अध्याय 36 चांद के नीचे का सौंदर्य। हालांकि उनका वर्तमान प्रशिक्षण उनकी दिव्य भावना को विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी कायांग अपने डेंटियन के भीतर यांग तरल की उस बूंद को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। एक ही विचार से यांग बूंद हिलने लगी। ये यांग तरल युद्ध के दौरान प्रयोग करने योग्य था, लेकिन कायांग ने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया था। अंत में काली किताब की व्याख्या पर्याप्त नहीं थी, इसलिए इसकी वास्तविक क्षमता का आकलन करने के लिए उसे पहले इसका परीक्षण करना पड़ा। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कई दिनों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन यांग तरल की इस अनूठी बूंद के निर्माण से कायांग को संतुष्टि महसूस हुई। उत्साह से भरे हृदय के साथ वह वहीं बस गया और अधिकांश रात खेती करता रहा। रात के उत्तरार्ध में कायांग ने अपनी आंखें खोलीं और अभ्यास करना बंद कर दिया। इन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने लगातार अपना भोजन छोड़ दिया था और बिना सोए रह रहे थे। हालांकि इससे उनकी खेती के संबंध में बहुत अच्छे परिणाम आए, लेकिन इससे उनके शरीर पर बहुत दबाव पड़ा। अच्छी तरह से खेती करने के लिए आपको दीर्घकालिक खतरों से बचने के लिए सभी चीजें संयम से करनी चाहिए। खड़े होकर उसने अपने निचले हिस्से को थपथपाकर गंदगी साफ की और हल्के से अपनी लकड़ी की झोपड़ी में वापस चला गया। जब वह पहुंचा तो उसकी लकड़ी की झोपड़ी का दरवाजा अध खुला था, जिससे कायांग सतर्क हो गया। जब वह चला गया तो उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसने दरवाजा बंद कर दिया है। वह सावधानी से आगे बढ़ा और धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर झांककर देखने पर जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था वह क्षण भर के लिए कायांग को स्तब्ध कर गया। यह ऐसा था जैसे इसे सीधे किसी पेंटिंग से, किसी सपने या कल्पना से लिया गया हो। ये दूसरी तरह से था। उसकी लकड़ी की झोपड़ी के अंदर वास्तव में केवल उसका बिस्तर था, और उसके बिस्तर पर एक व्यक्ति, विशेष रूप से एक महिला, सो रही थी। छत के छेद से चांदनी की रोशनी कमरे में आने के साथ बिस्तर पर सो रही महिला पर पड़ी। कमरे को रोशन करने वाली चांदनी के साथ कायांग ने देखा कि उसके दोनों हाथ बड़े करीने से मुड़े हुए थे और उसके पेट पर रखे हुए थे और उसकी गोल छाती उसकी सांसों के साथ लयबद्ध रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। चांदनी के नीचे महिला की गर्दन और त्वचा चमचमाती बर्फ की तरह सफेद थी। इसके साथ रेशमी गोमेद काले बाल थे जो उसके सिर के चारों ओर फैले हुए थे। उसके कंधे उसे नाजुक और नाजुक लगते थे, जबकि उसके कान की बाली एक प्रकार के प्रलोभन को बाहर कर देती थी। टीएल, इस लेखक की पसंद अजीब है। पहले बालों वाले पैर, अब कान की बाली। क्योंकि वह लेटी हुई थी, उसके पतले पैर, उसकी पतली कमर और उसका सुंदर शरीर कायांग को पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहे थे। सिकाडा के पतले घूंघट के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके चिकने माथे पर एक नीला रत्न लगा हुआ था। यह आभूषण का एकमात्र टुकड़ा था जो उसने पहना था, और हालांकि यह उतना महंगा नहीं था, उसने सोचा कि यह पूरी तरह से अनुकूल है और उसकी ठंडी और शुद्ध आभा को उजागर करता है। कमरे को रोशन करने वाली धुंधली चांदनी उसकी सुंदरता को भी बढ़ा रही थी। वह ऐसी लग रही थी मानो वह चंद्रमा के महल से निकली अमर हो, क्योंकि सिर से पैर तक एक भी दोष दिखाई नहीं दे रहा था और उसके एक भी हिस्से से दिव्य आभा नहीं निकल रही थी। वह वहां आराम से लेटी रही, जैसे वह कभी नहीं उठेगी। स्थिति को समझने में असमर्थ कायांग का दिल पसीज गया। आमतौर पर कायांग भावुक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इस सुरम्य दृश्य ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। चाहे दसियों वर्ष बीत जाएं, वह इस दृश्य को कभी नहीं भूलेगा। उत्सुकतावश कायांग सावधानी से आगे बढ़ी। उसने अपनी सांस और हृदय गति को जबरन दबा दिया, इस डर से कि कहीं वे उसे जगा न दें। बिस्तर के करीब आकर उनके बीच की दूरी अब बहुत कम थी। कायांग ने जल्दी से स्थिति का अवलोकन किया। उसने पाया कि यह वैसा ही था जैसा उसका अनुमान था। यह महिला वही महिला शिष्या थी जो पिछले दिनों कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर उनसे टकराते टकराते बची थी। टीएल, हाँ, यह जियानिंग चांद था। क्या हर कोई खुश नहीं है? डी। बात सिर्फ इतनी थी कि उस दिन उसकी आभा उस आभा से बिल्कुल अलग थी जो वह यहाँ और अभी प्रदर्शित कर रही थी। वर्तमान में वह एक दिव्य और अछूत आभा बिखेर रही थी। उस दिन वह एक ताजगी और मनमोहक एहसास के साथ शर्मीली और डरपोक लग रही थी। कायांग ने अपना सिर उठाते हुए छत के छेद की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। पिछले कुछ दिनों में जिन छेदों को ठीक करने का उसे कभी मौका नहीं मिला था, वे अप्रत्याशित रूप से बहुत उपयोगी हो गए थे। छोटी छोटी हंसी की इस श्रृंखला ने जियानिंग चांद को चिंतित कर दिया, जो इस समय बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब कायांग ने अपना सिर नीचे किया, तब तक सो रही वरिष्ठ बहन जाग चुकी थी और चौड़ी आंखों से उसे देख रही थी। चमकदार आंखों की उस जोड़ी ने पहले कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की और फिर घबरा गई और शर्मिंदा हो गई। पलक झपकते ही जियानिंग चांद के कान चमकीले लाल हो गए थे। सौभाग्य से वह रात थी, और यद्यपि झोपड़ी में चांदनी की रोशनी थी, कायांग अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, जिससे जियानिंग चांद शर्मिंदगी से बच गई। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, एक बिस्तर पर और दूसरा उसके बगल में। कायांग का पेट संदेह से भरा था। इस बीच जियानिंग चांद ने चाहा कि वह खुद को बेहोश कर थप्पड़ मार सके और एक अजीब स्थिति से बच सके। उसका हृदय व्याकुल हो गया था। उसने यह न सोचा था कि वह इतनी लापरवाह होगी और यहाँ सो जाएगी। कायांग हल्के से खांसे और खुद को कुछ हद तक अच्छे स्वभाव का दिखाने की बहुत कोशिश की और पूछा, साथ ही वरिष्ठ बहन, मुझे आपको कैसे कॉल करना चाहिए? ये स्पष्ट नहीं था कि यह वर्तमान मनोदशा या स्थिति के कारण था, लेकिन जब कायांग ने वह प्रश्न पूछा तो यह बिल्कुल सही नहीं लगा, खासकर जब रात के समय एक युवा पुरुष और महिला एक कमरे में एक साथ थे। पूछा गया प्रश्न ऐसा था मानो वह पूछ रहा हो, मैं इस वेश्या रखेल को क्या कहूँ? 100% बेस्वाद। जियानिंग चांद का चेहरा खून की तरह लाल था, लेकिन वह शांति से उठी और बिस्तर पर बैठ गई। अपना हाथ बढ़ाते हुए वह कहने से पहले अपने बाल साफ करने गई, मेरा उपनाम जिया है। जियानिंग चांद में अपना पूरा नाम बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आज उसे लगा कि उसने बहुत अधिक चेहरा खो दिया है। तो यह वास्तव में वरिष्ठ बहन जिया है। मैं वरिष्ठ बहन जिया के लिए क्या कर सकता हूँ? यदि उसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए होता तो ये देवता जैसी नारी उसे ढूंढने उसकी कुटिया में क्यों आती? कायांग की पूछताछ के तहत जियानिंग चांद को अपना मूल उद्देश्य याद आया और उसने जल्दी से अपनी तरफ से एक पैकेज निकाला। अपनी भावनाओं को शांत करते हुए उसने कहा, आज दोपहर ब्लैकविंड माउंटेन से एक शिकारी था जो तुम्हें ढूंढने आया था। उसने सूर्यास्त तक प्रतीक्षा की, लेकिन आप अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। मैंने देखा कि उसे घर लौटने की जल्दी थी, तो मैं उससे बात करने चला गया। उस शिकारी ने कहा कि उसकी जान बचाने के लिए वह आपका बहुत आभारी है और मुझसे ये पैकेट आपको देने के लिए कहा, और उसने ये भी कहा कि भविष्य में वह व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देने आएगा। उसे यह कहते हुए सुनकर कायांग के पास शब्द नहीं बचे, क्योंकि वह जानता था कि वह व्यक्ति कौन था। पहाड़ों से शिकारी। पिछली बार जब वह ब्लैकविंड माउंटेन में घुसा था तो उसने पिता और पुत्र दोनों की जान बचाई थी। बाहर पहुंचकर कायांग ने पैकेज स्वीकार कर लिया। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह, तो यह ऐसा ही था। गुप्त रूप से जियानिंग चांद ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा और पूछा, मुझे तुम्हारा कुछ सौंपा गया था और मैंने लगभग पूरे दिन तुम्हारे वापस आने का इंतजार किया, फिर भी तुम। और इंतजार करते करते वह सो गई। उसमें यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं थी। यह उसके लिए बहुत निराशाजनक था और वह अप्रत्याशित रूप से दूसरे के बिस्तर पर सो गई थी। कायांग पहले से ही आज के मामले को पूरी तरह से समझते हैं। जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने वरिष्ठ बहन को परेशान किया है, इसलिए अगली बार मैं पहले वापस आना सुनिश्चित करूंगा। जियानिंग चांद को नहीं पता था कि यह उसकी अपनी गलतफहमी थी या दूसरे पक्ष ने जानबूझकर इसे इस तरह से व्यक्त किया था।
चाहे कुछ भी हो, यह अजीब लग रहा था, जैसे कोई पति अपनी पत्नी से कुछ वादा कर रहा हो। अपने होंठ चबाते हुए जिया निंगचांग ने कुछ असंतोष के साथ उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देर से आए या जल्दी, पैकेज पहले ही आपको सौंप दिया गया है। मैं अब छुट्टी ले लूंगा। अपना वाक्य पूरा करते हुए अपने कूल्हों को हिलाने और अपने पैरों को थपथपाने के साथ उसकी आकृति जल्द ही गायब हो गई और कमरे में और एक विशेष व्यक्ति की नाक के आसपास केवल एक मीठी सुगंध रह गई। ये वरिष्ठ बहन जिया वास्तव में बहुत शर्मीली थी। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए कायांग को एक डर महसूस हुआ। पीछे मुड़कर कायांग शिकारी द्वारा छोड़े गए पैकेज को खोलने के लिए चला गया। इसे खोलने पर कायांग ने पाया कि इसमें 2 सियान रंग के लंबे गाउन थे। ये गाउन एक एक सिलाई एक एक धागा सिलकर बनाए जाते थे और सुई का काम घना और गुच्छेदार होता था। हस्तकला बहुत सूक्ष्म थी। कायांग ने निष्कर्ष निकाला कि यह शिकारी की पत्नी थी जिसने ये गाउन बनाए थे। शिकारी का हृदय कितना दयालु है। पिछली बार जब वह फूल पैटर्न वाली मकड़ी से जूझ रहा था तो उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इसी वजह से शिकारी आज उसे पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े देने आया था। मन मन मुस्कुराते हुए कायांग ने कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर लेट गई। उस रात कायांग गहरी नींद में सोई।